फास्ट मोड में वीडियो करो, सुन लो। जितना इस क्लास के माहौल से या मेरे साथ कनेक्ट होकर एग्जाम हॉल में जाएंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि टीचर के साथ बच्चा अपने आप को बहुत बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। लेकिन फिर ये कसम खा लो, यूट्यूब जब खोलेंगे तो वीडियो कुछ और भी दिखेंगी। ठीक है जी। तो जबरदस्ती के, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती के पेपर एनालिसिस और ये सब एक्स वाई जेड इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके ऊपर। एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो सिर्फ फास्ट मोड में 2 की स्पीड पे करो वीडियो को और सुनते रहो। गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, या किसी का पेपर परसों है तो वो कल पूरे दिन इन सब वीडियो को अपना फास्ट मोड में सुनता रहे। लिखने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने नोट्स देके हेडफोन लगाओ और थोड़ा कल अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें। मान लिया अगर किसी का कल एग्जाम है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई बच्चा एक दिन बाद एग्जाम के लिए जाता है दोस्त, तो आज शाम को 3-4 बजे के बाद में अपने आप को बहुत ज़बरदस्त का बिजी ना करें, ना बहुत ज़्यादा आप कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए जाएं, ना ही कुछ ऑब्जेक्टिव। रात को सोने से पहले, डॉक्टर नहीं बताता कि सोने से पहले ये दवाई ले लो, खाली पेट ये दवाई ले लो, तो रात को सोने से पहले एक रिवीजन का फास्ट मोड में डोज ले लेंगे और अपना 3-4 बजे के बाद में आराम से लेटो। नींद नहीं आ रही है तो फास्ट मोड में वीडियो को लगा लो और सुन लो, जैसे तुम मूवीज और गाने सुनते हो ना, वैसे उन्हें देखो भी मत। फिर रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन जरूर करके सोएं, ताकि आपका दिमाग पूरी रात ना कनेक्ट रहे। नींद बढ़िया ले लो, 6-7 घंटे की अपना नींद ले लो, लेकिन हिसाब से रहो कि कुछ बच्चों की एक बहुत बुरी आदत है, या वो कुछ गलत जगह से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो क्या है कि पेपर से पहले मूवी देख लो, रिलैक्स हो जाएगा। दिमाग रिलैक्स मोड में गया तो उसको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है। रिलैक्स वाली कमांड दिमाग को नहीं देनी। दिमाग को रियली में सच्चाई पता हो कि तुम पेपर देने जा रहे हो दोस्त। मतलब दिमाग को ये कहीं ना कहीं कमांड होगी, देख पेपर देने जा रहा हो तो फालतू की इन चीजों में नहीं पढ़ना, बड़ा बिंदास होकर पेपर देने जाऊंगा, ठंडे दिमाग रखूंगा और अपना पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। तो अपने आप को जबरदस्ती की इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें कि मूवी देखें, एक मैच खेल लें, क्योंकि आपके कंटेंट से, हमने क्या कहा, ये सिग्नल है जो दिमाग से जुड़ा है तुम्हारे कंटेंट का। इसमें अगर तुम किसी और का इंटरफेयर अगर करोगे शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो ये कनेक्शंस टूटेंगे तुम्हारे किताबों से जो बनाई है ये इतने दिन की मेहनत ने। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है दोस्त। बढ़िया से अपना शाम को हल्का फुल्का खाना खाओ, जबरदस्ती का जूस मत पियो। ठीक है जी। ये किसी डिक्शनरी में नहीं है कि तुम्हें यही खा के जाना है जबरदस्ती की। ये जो कुछ बच्चों की आदत है, दही चीनी खा के निकलेंगे, पता चले रास्ते में 4 छींक मारी और जुकाम हो गया। कुछ नहीं है ये अंधविश्वास है फालतू का। ये जबरदस्ती की चीजें पाल रखी, मतलब बाई लक बाई ये, अबे बड़ा क्लियर है, मेहनत से ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है। किसी ने मेहनत की नहीं तो फिर नौकरी दिला कैसे दोगे, कुछ भी नहीं होगा। अरे उसकी ऐसी की हाँ। किसका पत्ता? ओ माय गॉड, पीपल का पत्ता ढूंढने बच्चा गया, वहां से पैर बूर फिसल जाए और पेपर देने ना जा पाए। इनसे भी सावधान है। और भी कुछ नहीं बताया लगा, छोटी सी वीडियो थी। और तो घी गाय का था भैंस का था? वनस्पति में चल जाएगा। मतलब कितनी अजीब है। नहीं वो सही बता रहा है, ऐसे मिलेंगे तुम्हें, वो इन चक्कर में उलझना नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है,
अरे जो जैसा काम करेगा ना तो वो वैसा ही अपने आप को और पूरी दुनिया को उसी दृष्टि से देखने लग जाता है। अब ये फैक्ट है, अगर मैं टीचर हूं तो अगर मैं किसी से कन्वर्सेशन करूंगा तो मैं एक टीचर के तौर पर यही बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि यार देख पढ़ वढ़ ले। मेरा कन्वर्सेशन में वो चीज होगा, जो जैसा कर्म कर रहा है उसी के हिसाब से कन्वर्सेशन भी करेगा। कोई अगर चोरी करता हो तो वो कन्वर्सेशन करेगा कि यार इस बार तो थोड़ा कम बजट रहेगा, वहां सिक्योरिटी ज्यादा थी, तो वो अपने हिसाब से कन्वर्सेशन करेगा। लेकिन इन लोगों से सावधान रहो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मेहनत के दम पे खेल खेलो। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठिएगा, थोड़ा जल्दी उठो। और इसलिए जल्दी उठो ये नहीं कि अजय में तो नींद आ रही है, बहुत भयंकर कुछ योगा करने की जरूरत नहीं है, और ना ही जबरदस्ती की ठंडी में पड़ने की जरूरत है। हल्का फुल्का गर्म पानी लीजिए दोस्त। और एक क्विक रिवाइज 30 मिनट का सेशन जरूर प्लान करो, 30 to 40 मिनट, 1 घंटे का रख लो। मान लिया आपको 6 बजे निकलना है, 4 बजे उठो, आराम से फ्रेश व्रेश हो गया, मुंह माँ धो के अपना तैयार, 1 घंटे का रिवाइज कर लिया जी, और भाई 6 बजे अपना कमरा छोड़ दिया। गए जी, तुमने कहा जी हमें 2 घंटा तो ट्रैवल करने में लगेगा, ये गैजेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके साथ में, फास्ट मोड में वीडियो चलाओ जी, सुन लो। मतलब आपके लिए उस दिन ये 2-4 घंटे ना, इस दुनिया ये सब थम गई दोस्त, आपके लिए बड़ा नॉर्मल है। क्या है देखो यार, मैं एग्जाम को, एग्जाम की औकात दिखाने जा रहा हूँ, मुझे ना टेंशन लेनी, मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, उनका मेहनत है। बिंदास होके पेपर में जाओ। एग्जाम सेंटर पर आपको कुछ उत्प्रेरक टाइप और अजीबोगरीब इंसान मिलेंगे, उनसे सावधान रहो। हाय भाई कहाँ से हो, भाई ठीक है भाई अपना, राम राम जी, बढ़िया बात है भाई, उससे ज्यादा कन्वर्सेशन मत बढ़ाओ। एक अलग वैरायटी का जन्म हुआ, और ये आज से नहीं, ये शास्त्रों से है। तुमने क्या क्या छोड़ रख, क्या क्या पढ़ रखा, तुमने कहा हमने ये पढ़ रखा, तुमने कहा यार हमें केसीएल के न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते, वो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने तो। पूरे पेपर में तो ये कह रहे थे कि केसीएल ही आवेगा, वो बेचारा टेंशन में आ गया बच्चा। तो ऐसी कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना है। पेपर के बाद जो मर्जी करो, जिसने जम के मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, वो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, नींद पूरी करो, खाना वाना बढ़िया से खाओ। ये हमारे लिए पेपर देना मतलब त्योहार है, उत्सव है। 1-2 दिन ब्रेक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भूल जाओ भाई, इसका तो अपने काम तमाम जो होना था हो गया, नया टारगेट सेट करके नए पर लग जाओ। मतलब एक के ये नहीं कि भाई 10 दिन तक खुशी मनाएंगे कि अच्छा हो गया, 15 दिन तक गम मनाएंगे बेकार हो गया, 1-2 महीने में फिर से ट्राई करना है। दूसरा एग्जाम आ गया, जब तक इसका रिजल्ट आएगा ये आ गया, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आके 1 महीने की तनख्वाह ना आ जाए, किताबों को छोड़ो ना, लगे रहो। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर में भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, लोगों से जबरदस्ती के, लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। डिमोटिवेट के भंडार है कुछ लोग, कैसे जैसे दुनिया में बस एक सवाल पूछना है ऐसे लोगों से पेपर होने के बाद मिले कि दोस्त जब तुम्हें सब चीजें पता है कि मेरिट क्या है, पेपर क्या है, तो तुम अब तक यहाँ कर क्या रहे हो। कुछ लोग है ना कि हमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, इस साल वो आया था, इस साल वो आया था। तो कमाल की चीजें देखो ना, आप किन लोगों से इफेक्टेड हो रहे हो, जो 5 साल में तैयारी करके आया है, लेकिन एक प्रॉपर रिदम और मोमेंटम से कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस रखी है। तो ऐसे लोगों से इफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है। और इन बच्चों को मैं ये समझाता हूं कि दुनिया क्या कर रही है बाढ़ में जाए, तुम क्या कर रहे हो अपना सोचो, रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली आएगा। देखो छोटा सा पार्ट और है यार बच्चों इसमें, इसे भी कर लेते हैं हम लोग।
अंडरग्राउंड केबल बताया, इलेक्ट्रिकल डिजाइन के बेटा फॉर्मूले बताए, परफॉर्मेंस बताए बेटा आप लोगों को, और ये भी था हमारा मैकेनिकल डिजाइन में ना। कहाँ तक हो गया था? पढ़ लिया दोबारा से ये? वेरी गुड। घर तो नहीं गए? अरे, चलो। क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? चलो, कभी कभी जरूरी है कोई ऐसी प्रॉब्लम। बेटा सैग है ना? चलो, सैग से हमें याद आया यार, यही तो है बेटा सैग। यार मेरे बच्चों, सैग से याद आया, हमें रूल नंबर 77, ठीक है? अब यही तो पढ़ना है। तो सैग से हमें याद आया रूल नंबर 77, क्लियरेंस है। तो अगर सड़क के आर पार हो तो मीडियम को कितना? 5.8। हाँ, 5.8 और 6.1 दोनों देगा ऑप्शन में, क्योंकि वो हाई के लिए है 6.1 और एक्स्ट्रा हाई के लिए 6.1 प्लस में प्रत्येक 33 के लिए 0.3 मीटर। याद हो गया? अब अगर सड़क के बराबर में चलाए तो 5.5 मीडियम वाली, हाई के लिए 5.8 और एक्स्ट्रा हाई के लिए 5.8 प्लस 0.3 मीटर प्रत्येक 33 केवी के लिए। ये आई रूल 77 था, इन दोनों से खास है ज्यादा। जब ना हो कुछ तो नॉर्मल जो हम इंसुलेटेड कंडक्टर है उसके लिए 4 और जो बेयर कंडक्टर उसके लिए 4.6, ये लिखा रखे बकायदा। ये इंपॉर्टेंट चीजें है यार, इसलिए याद रखो। तो सैग का मतलब था कि बेटा जो मिनिमम पॉइंट है कंडक्टर का और ये पोल ऑफ सपोर्ट है, इसके बीच की जो दूरी है, इसे हमने कहा सैग। बेटा डब्लू है वेट पर यूनिट लेंथ। ओके, अरे यही तो हुआ दोस्त, वेट पर यूनिट लेंथ। तो बराबर अगर ये है सेम लेवल पर डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 80, शाबाश, यही तो है। सैग समानुपाती होता है वेट के, लंबाई के, स्क्वायर के और टेंशन के। टी है यहाँ तनाव। देखो आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई थी मैंने, जैसे हम लोग ये कहें अल्टीमेट स्ट्रेस, दिखाया था ना आपको? देखो अल्टीमेट स्ट्रेस जो हमारी आती है, या सिंपल पहले ऐसा करो, वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। ठीक है जी? जी। और बेटा जब हम लोग अल्टीमेट, जब हम टेंशन निकालेंगे, वर्किंग टेंशन तनाव, ये किलोग्राम में आता है बाबू जी, तो ये लिख लेते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस गुणा एरिया। ठीक है जी, ये लिखा करते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो एग्जाम के लिए बेटा बहुत जरूरी है। अगर जैसे हम तापमान बढ़ाने की बात करें तो प्यारे बच्चों सैग बढ़ता है, स्ट्रिंगिंग चार्ट, और टेंशन कम होती है। सैग और टेंशन याद है ना? गुड। फिर आप लोगों को देखिए ये भी याद होगा, देखो जो ये वाला पॉइंट है लोवेस्ट, ये इधर तो x1 है, शाबाश, ये हमने s1 ले लिया बेटा, और प्यारे बच्चों ये हमने s2 ले लिया,
और इन दोनों के बीच की जो ये था, ये हमारा है दोस्त h, है नी, और ये दे रखा है यहाँ x2। ये बताइए सबसे ज्यादा जो तनाव देखने को मिलेगा, जो नीचे वाले पोल है उस पर हमें ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, ये हो जाता है दोस्त यहाँ L। तो इसके लिए हमें S1 बराबर W1 x1 स्क्वायर अपॉन 2t और x2 बराबर W x2 स्क्वायर अपॉन 2t, x1 बराबर L/2 माइनस TH बाई WL और x2 बराबर L/2 प्लस TH बाई WL। ये इसके लिए है जब हमने कहा कि अनइक्वल लेवल पर ये दिया गया है। याद है कुछ कि बर्फ गिरी यार बच्चों, कितनी थिकनेस है T, है जी, और जो ये कंडक्टर दे रखा है ये है बेटा D। तो वेट ऑफ आइस बोलो तो W प्लस WI, और जो विंड है बेटा ये W। तो जो टोटल हमें वेट मिलता है ये मिलता है W स्क्वायर प्लस W प्लस WI का स्क्वायर। खैर यहाँ तक तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस में जाएगा। छोटू आ गए, आप भी आ गए, अरे वाह। कैंटेनरी टाइप बोलते हैं इसको ना, ये अरे नहीं इसको कैंटेनरी तो बोलते ही है ना, ये कैंटेनरी देगा ये ना, सी सेप जो होती है ऐसे ना, कैंटेनरी टाइप होती है, ऐसे झुका हुआ ना पूरा है। भावनात्मक हो जा रहे हो। सेक को निकाला था इस पोजीशन में, किसमें, थीटा, हॉरिजॉन्टल नहीं, किसी एक दिशा में आती है एंगल से जिसमें वेट था, तो यहां तुम लिखा करते हो वर्टिकल सेक। वर्टिकल सेक मिलता है एस कॉस थीटा जी। यहां तक कहाँ जाएगा, ये तो बेचारा नॉर्मली इस तक रह जाता है, WL स्क्वायर अपॉन 8t तक। जबरदस्ती हॉरिजॉन्टल में सेक कहाँ से घंटा आ जाएगी, फिर तुम ऐसे जवाब करते हो यार, फिर तुम बोलते हो मतलब फिर वही बात है, हाँ जबरदस्ती हॉरिजॉन्टल में कहाँ से साला सेक आ जाएगी, फिर दिमाग खराब यार। 2 दिन बाद मान ले बच्चों को दबाव पेपर का, तो मैं हॉरिजॉन्टल में सेक कहाँ से पैदा करूं बताओ, फिर जबरदस्ती। अबे हॉरिजॉन्टल मतलब ये होती है नालायक यार, ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा पे ये। अरे जयप्रकाश बाद में पूछ लेना, अब सर अभी गुस्सा आ जाएंगे, बहुत मार मारेंगे। अरे होता नहीं ना संभव, कई बार बता रहे हॉरिजॉन्टल सेक कहां से, ये किसी एक एंगल पे बनती है। अब वो एंगल हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये जो झुक गया वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है यार, वो तो थीटा तो डिसाइड ही नहीं है। हो सकता है आपको ये कहें उस समय हवा ही ना चल रही हो, ये तो एंगल अपने हिसाब से आएगा, हवा नहीं चल रही तो बेटा पूरा का पूरा इसी में आ गया। हवा कम चल रही है तो थोड़ा यहाँ है, ज्यादा है तो इधर बनता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं कि हॉरिजॉन्टल में काहे के निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब है तौर पूरा ऐसे खिंचा हुआ ऐसे, इसमें कहां से सैग आ गई। तो हॉरिजॉन्टल शब्द मत बोल, वर्टिकल बोल बेटा, ऐसे झुका हुआ तार को, ठीक है, ये वाली वर्टिकल। अब चल, जब तूने याद दिला ही दिया, अब तू बताएगा रूल नंबर 79। आए रूल 79 बताओ है। 79 और 80 बताओ, आइए रूल। अब देख मैं तेरी कैसे रेल बनाता हूं। देखो मैं बताता हूँ, छत से क्लियरेंस है तो लो मीडियम में 2.6 मीटर, ये वर्टिकल ये होनी चाहिए, ये वर्टिकल ही पूछता है दोस्त। और जो 80 है वो हाई के लिए था, मतलब एक्स्ट्रा हाई वाले ना, तो उसमें 3.7, और 3.7 वाला तो हमने पेपर में भी करवा दिया तुम्हें, एक दिन यूट्यूब पे भी करवाया था बकायदा सॉल्यूशन। अब भूल गया देख ले तू, 79 80 को भूल गया ये। ये देख ले, अब भी मानने को तैयार नहीं है, इसे अब भी ये लग रहा है कि
फिर हॉरिजॉन्टल दिमाग लगाओ ना, देखो तार ये है, सेक नहीं आएगा। अब ये और एक और जवाब देगा, तेरी सजा ये है। अब तो हमें बता रूल नंबर 35, आई रूल। रिवीजन यही तो है और क्या है, आई रूल 35 बोल। क्षेत्रीय भाषा में लगा हुआ है ना, हाँ क्षेत्रीय भाषा में साइन को लगाना आवश्यक है। 39 बोल। और बिजली चोरी, यही तो याद करवानी है। अब ये छोरा बताएगा, ये बता भाई, ये जो बल्ब लगाते हैं ये कितनी ऊंचाई पे लगाए ना, मीटर देखो 5 मीटर बोल रहा है वो। 2.25 या 2 मीटर, और पंखा टंगाएंगे 2.5 पे। तो ये क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ, है ये क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये तो बता जरा, सैडल सुना है? उसने सैडल ही नहीं सुना तो क्या बताऊंगा मैं। अरे यार, क्लीट वायरिंग भी नहीं सुना? इसमें दो सैडल जो बनाते हैं उनके बीच की दूरी इंपॉर्टेंट में लिखाया था 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे होने चाहिए। तो ये याद क्यों नहीं है दोस्त, हमें नहीं पता। टेम्परेरी वायरिंग के लिए मतलब सबसे नॉर्मल जो वायरिंग थी वो प्लेट वायरिंग थी। सबसे बेस्ट बता, ये लड़का अरविंद बाबू सबसे बेस्ट कौन सी है, बातें नहीं, सबसे बेस्ट बोलो, मैं बताऊंगा ना सबसे बेस्ट कौन सी वायरिंग करते हैं हम, सबसे अच्छी कौन सी वायरिंग स्कीम लगाएंगे। कौन सील्ड वाली, जो अंडरग्राउंड ये कर तो रखे है सब, इसमें भी बताते हैं हम ना, इसमें पूछते दोस्त इसमें क्या, ये वो चीजें प्रैक्टिकली जो बच्चे को पता होना चाहिए, जिनके लिए स्पेशल किसी व्यवस्था या तैयारी की जरूरत नहीं है। जब हम तार की दिशा को बदलते हो, अब ये बता दिया इसने वैसे ही, तो हम लोग अब हाँ 90 पे तो हम लोग एल्बो लगाते हैं। चलो जी एल्बो, एल्बो, ये चीजें चल, तू बाकी चीज छोड़, बस ये बता दे स्ट्रिप अर्थिंग जो करते हैं, है जी करते हैं ना भाई, इसमें कॉपर की पत्ती का साइज बता दे, जा तुझे माफ किया, चुप रहो, वो बताए 25। ये सारे ऑब्जेक्टिव ही तो थे यार जो हमने पढ़ने हैं, मैं इसलिए तो बार बार तुम्हारे ये सेशन रख रहा हूं क्या, ताकि तुम्हें जगा के रखूं, याद दिलाता रहूं। 25 गुणा 1.6, 1.6 जी आएगा, 4 मार दो, 25 गुणा 4 हो गया काम, और क्या। बड़ी भवनों के लिए अरे बताएगा लड़का, इजमा मुलक टाइप ये, तो तुझे बताता हूं मैं, पेपर के बाद आ तुझे लगाऊंगा मैं एक्सरसाइज पे ना। दोस्त ये बता कि बड़े भवनों के लिए, बिल्डिंग, पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, इन पे कौन सी वायरिंग करेंगे, नहीं कौन सी अर्थिंग करेंगे, प्लेट अर्थिंग, वेरी गुड। अच्छा एक सवाल है, एक ऐसा सब स्टेशन, क्या खा रहे हो, अरे वेरी गुड, नहीं नहीं लगे रहो लगे रहो, हम नहीं नहीं खाते हम ये चीजें भाई, हैं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास सूप बनाने वाली है भाई, तू टेंशन मत ले, ठीक है। हाँ जी, एक बेटा हमारे पास सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन में हम लोग वोल्टेज लेवल को चेंज नहीं करते हैं, है जी, वोल्टेज लेवल को चेंज नहीं करते, तो उस तरह के सब स्टेशन को क्या नाम देंगे?
स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन पर कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलेगा, बस डायरेक्शंस यहां से इस तरफ, इंटरकनेक्शंस, बस और कुछ नहीं था। देखो जी, दो चीजें और बता दो तुम्हें इसमें बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक शब्द होता है यार, फीडर। फीडर का काम है जो सब स्टेशन से सेकेंडरी सब स्टेशन या लोकल सब स्टेशन तक कनेक्टिंग वायर, वो कहलाता है फीडर। ध्यान से सुनना ऑब्जेक्टिव, फीडर पर हम टैपिंग नहीं करते। करोगे क्या? फीडर पर हम लोग जब टैपिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो काम नहीं, जुगाड़ नहीं चलेगा कि सीधा जाओ तार को अपना टंगा दो। तो फीडर डिजाइन किया जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, फीडर को करंट कैरिंग कैपेसिटी। अब है डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारा सेकेंडरी से अलग अलग एरिया में जो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर, उसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं और टेपिंग होते हैं। सर्विसमैन, अरे जो पोल से अपने यहाँ सप्लाई है जी, ये 40। और भैया सर्विसमैन के जो सिलेक्शन है वो करते हैं लोड के अकॉर्डिंग। भाई लोड कितना है कितना नहीं है, पतला तार भी काम करेगा, मोटा तार भी काम करेगा, लोड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बेटा जो फीडर की व्यवस्था है, ये हम बनाते एक रेडियल फीडर है। जैसे रेडियल फीडर है ना, ये सब स्टेशन है, बस ये एक डायरेक्शन में ना, ये ओपन इस साइड ना। अब लोड लगाइए अपना, अलग अलग सेकेंडरी सब स्टेशन लगाइएगा, तो ये सस्ता है, सिंपल है, बहुत ज्यादा यूज होता है, रिलायबल नहीं है, ड्रॉप बढ़ती जाएगी। हाँ सस्ती बहुत कम है, मतलब सस्ती तो बहुत सस्ती है रिंग मैन और इंटरकनेक्टेड की तुलना में, तो कॉपर मटेरियल कम लगेगा, लेकिन रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। फिर बनाया हमने रिंग मेन। जो रिंग मेन है कुल मिलाकर दोस्त ये तो रिलायबिलिटी अच्छी है, मतलब भरोसे के लायक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, महंगा हो गया जी। फिर हमने और बेहतरीन किया इसे, अब हमने इंटरकनेक्टेड बना दिया। हमने सब स्टेशन भी 2 3 4 सब स्टेशन से जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये सबसे महंगा पड़े, मतलब बहुत हाई प्रायोरिटी की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे पूछा कि सबसे महंगा नॉर्मली कौन सा पड़ा, तो हमने कहा जी इंटरकनेक्टेड। कॉम्प्लिकेटेड भी है दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसे के लायक, रिलायबल है, वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें सबसे कम मिलेगी तुम्हें। ये हमारी फीडर की काम है जी। देखो बेटा, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, हम डीसी और एसी डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिकली तो हर जगह एसी डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। डीसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये दिमाग में रखें, मान लिया हमने बेटा यहां से सप्लाई को फेड किया। देखो फिर से बता दो, ये पॉइंट है जी ए, हमने यहाँ बी पर एक लोड लिया जी, हमने यहाँ बेटा सी पर लिया, डी पर लोड ले लिया जी। ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ठीक है जी। हमें अलग अलग आपके जो एग्जाम में है, ये 2 3 वाला ऑलरेडी पेपर में आ गया, इस तरह के सवाल को आप फर्स्ट राउंड में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसमें जाएंगे सेकंड या थर्ड के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले के राउंड में भी बात बन जाए, लेकिन वो सवाल थोड़ा अलग होगा। मान लिया आपको पूरा रेजिस्टेंस दिया था, तो हमने बेटा इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया, अलग अलग सेक्शन के रेजिस्टेंस निकाल दिए। फिर ये करंट I1 हो गया बेटा, ये I1 प्लस I2 हो गया बच्चों,
और ये यहाँ I1 प्लस I2 प्लस में I3। तो प्यारे बच्चों मैं अलग अलग सेक्शन का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूंगा I इंटू आर करके। अब अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकता हूं, है जी। फिर इसमें फर्स्ट राउंड का सवाल ये है, यदि सप्लाई, यदि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब बराबर की दूरी पर बराबर के लोड लगे हों, ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और लाइन की जो लंबाई है दोस्त वो एल मीटर हो या किलोमीटर। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है? हाफ आई और एल, वो सॉरी आर। यहां पर जो आई का मान है ये आई इंटू एल है, और जो आर का मान है वो स्मॉल आर इंटू एल। जो आई है ये पर मीटर के लिए धारा है, और जो आर है ये पर मीटर के लिए प्रतिरोध है। देखो कभी भी न्यूमेरिकल दो तरफ से सप्लाई फेड होने वाला नहीं आता, उसमें तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम दो तरफ से सप्लाई दे बोथ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है 1/8 आई। सवाल सिर्फ मेरा ये है आपसे, फैक्ट होता है वेरिएबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। अगर आप जैसे विक्रांत बैच को भी अगर देखेंगे तो हमने फैट की वहां भी चर्चा की थी, लेकिन हाँ जी फैट कौन से है लिखाया भी था मैंने ना, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में नाम लिखाए थे इनके मैंने, SVC, स्टैटकॉम। लेकिन इनका थोड़ा सा कम चांस रहेगा, बाय चांस कभी आ गया फुल फॉर्म वगैरह। स्टैटिक सिंक्रोनस कंडेंसर ये बताए तो थे मैंने आपको, बकायदा करा चुका मैं ये। तो कभी बाय चांस फुल फॉर्म आ गए तो आ गए, अदरवाइज नहीं आते। तो फैक्ट की फुल फॉर्म आ जाती है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो यार इनमें दोनों में बता सकते हो 1/4 रिलेशन क्या बना 1/4। भाई इसमें अगर डिवाइड बाई 4 करूं तो ये आ जाएगा ना, तो 1/4। फिर तुम्हें याद होगा कि डीसी में दिक्कत ये थी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ में वोल्टेज ड्रॉप में बेटा बढ़ोतरी हो रही थी, पक्का ना। तो हमने कहा इसके लिए हम बूस्टर यूज करते हैं। सिंपल सवाल ये है कि बूस्टर क्या है। तो प्यारे बच्चों बूस्टर के रूप में, यस नशे में हो क्या? सीरीज और ये से चलाते हैं डीसी शंट मोटर से, ठीक है भाई। तो वही तो तुम पेपर में भी पूछ कुछ और रहा, कर कुछ और रहे। हाँ नहीं ऐसा ना हो, यही मेरे लिए अच्छा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर में, हाँ हाँ बूस्टर जितने भी है और ट्रांसमिशन लाइन में ही तो है जो वोल्टेज ड्रॉप है, उसे ही तो कंपनसेट कर रहे हो तुम बीच में। अब बेटा हम बैलेंसर्स लगाते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि यार खासकर डीसी 3 वायर में तो बैलेंसर आवश्यक हो गया भाई, जहां हम दो अलग अलग लोड को इस्तेमाल करेंगे लगाएंगे। देखो बोल 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 बोथ हैंड यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो मेरी बात सुनो, बैलेंसर्स हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर हमें डिफरेंट अगर करंट होगा तो वोल्टेज अलग अलग, और ऐसा डीसी में चलता नहीं। कुल मिलाकर पॉजिटिव से जितना करंट बाहर उतना ही नेगेटिव पर रिसीव होना चाहिए था। तो उसे इक्वलाइज्ड करने के लिए हमने बैलेंसर्स लगाए। दो मशीन हम लेते हैं ना दोस्त, संट मशीन,
जिनके जो सन क्रॉस फील्ड एक दूसरे से जोड़ तो देते हैं सीधा, तो जिस तरफ लोड ज्यादा तो उस तरफ जनरेटर के तौर पर, जिस तरफ लोड कम उस तरफ मोटर। ये होता है दोस्त बैलेंसर्स। ठीक है जी। अब देखो जी, हम सप्लाई सिस्टम की अगर बात करें, देखो कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जिनका रियली में जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के फायदे। बेटा कोई कहता रहे कि पेपर में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अरे कई बार थ्योरी की चीजें भी बहुत है। अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के फायदे कहेंगे तो आप ही तो कहते हो कि मशीन की अपरेंट पावर रेटिंग कम, मशीन का साइज कम, लॉसेस कम, एफिशिएंसी अच्छी, वोल्टेज ड्रॉप कम, कंडक्टर का एरिया कम, वॉल्यूम कम, वजन कम। गलत जा रहे हो दोस्त, पकड़े जाओगे। पैसा कम के लिए फिर हमें एक ऑप्टिमल ट्रांसमिशन वोल्टेज तलाशनी पड़ती है। बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, है ना, तो हमें फिर एक तलाशनी पड़ती है कि कितना बढ़ाएं। अब सूत्र फिर यही, अब जरा ऑप्टिमल ट्रांसमिशन वोल्टेज का सूत्र बोलो। ये याद क्यों नहीं है? सर आपका क्या नया? इकोनॉमिकल और ऑप्टिमल ट्रांसमिशन, यही तो है। नहीं सर, जैसे आप ये तो जान ही रहे थे। हाँ, अरे सर सही बता रहे हैं आप। चलो अब ये बताओ, केल्विन का नियम बताओ तुम। देखो कंडक्टर का साइज पता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, हमें पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कंडक्टर का साइज, बेस्ट साइज निकालने के लिए हमें केल्विन के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। केल्विन का नियम ये कहता है कि जो हमारा वेरिएबल पार्ट है चार्ज का, वो हमारा आना चाहिए एनर्जी वेस्टेड वाले पार्ट के। ये केल्विन का नियम था। तो आपसे थोड़ा ना उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, सीधे कहेगा कि ऑप्टिमल कंडक्टर साइज के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं? केल्विन का नियम। हमारे पास जो वैलिड कॉम्बिनेशन है, वैलिड कॉम्बिनेशन ये है, देखो जी मैं बोलता हूं, एक हम डीसी टू वायर सिस्टम बताते हैं ना। अरे याद करो, के बराबर 4p² रो L² W VM²। शाबाश, ये के बनाता है। तो ये हमारा डीसी टू वायर सप्लाई सिस्टम है, ये रेफरेंस है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर थोड़ा कुछ जरूरी है तो देखो डीसी, ये तो है टू वायर में, अब है डीसी टू वायर मिड पॉइंट, अब है मिड पॉइंट में के बाई 5/16, ये हमारा है डीसी थ्री वायर। फिर हम आ गए जी सिंगल फेज टू वायर, यार ये तो 2K हो गया। फिर ये के बाई, तो सिंगल फेज टू वायर मिड पॉइंट। और भाई अब आ गया जी सिंगल फेज थ्री वायर, थ्री वायर में 4/12 कुछ, ये तो सॉरी है 5/8 तो यही था रे। अच्छा 5/8 कुछ ऐसा ही था, बोल रहे कितना, ये 5/16 था, इसमें कम था। एक था टू वायर 4 टू फेज, 5/16 इसमें आता है इस वाले।
टू फेज 4 वायर, 2 फेज 4 वायर में बोलो जी। ये इसमें कॉस भी है दोस्त ये। इन्हें देख लेना। 2 फेज 3 वायर 1.457 के कॉसर 5। 3 फेज 3 वायर 3 फेज 4 वायर। इनको एक बार चेक कर लो, मैंने सही लिखे। ये हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर देखो, अब इसमें ये भी आ सकता है डायरेक्टली कि भाई इसमें जो वॉल्यूम आपने लिया है, ये वॉल्यूम ही तो दर्शा रहा है और क्या बीमारी है। और वॉल्यूम दर्शाएगा तो इसका मतलब वजन को भी दर्शाएगा, है ना। तो अगर मान लिया इसमें के है तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लोगों को वॉल्यूम ही तो मिले हैं। ठीक है भाई, तो आपको डायरेक्टली देगी इसमें के की बजाय ए भी मान सकता है बेटा। इसमें अगर ए मान लिया तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है जी सप्लाई सिस्टम के। अभिषेक जी, अरे हम आपके लिए नहीं बने ऑब्जेक्टिव के लिए यार। ऑब्जेक्टिव आपको जानकारी नहीं है, ऑलरेडी अरुण सर ने इतना ऑब्जेक्टिव आपको 4 दिन से कराए हैं। आप तो प्लीज सर्च करें छोटू बाबू को। करण जी, ये क्या हरकतें चल रही है, आप किसी लड़की को क्या क्या बोले जा रहे हो। तो सही है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। सबको यही हिसाब दे के जाना है इन सब चीजों का, याद रखना ये। हम्म, इनका तो कोई ध्यान ही नहीं है बेचारे, 2 4 तो ये। लेकिन यही तो है जो कंपटीशन को कम करेंगे, है कि नहीं। एक हमारे चचा ये कह रही जी अब तो 2 दिन बच गए, जो ऑब्जेक्टिव लगवा दो। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो करवाए रहे साथ में। आज मिक्स था, बताओ। ठीक है जी, ये था हमारे पावर सिस्टम की कहानी। एक बार फिर से देखिए बेटा, पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम जनरली हमारा अब सिर्फ पावर सिस्टम जनरेशन ट्रांसमिशन ये नहीं है। इसमें अर्थिंग जैसे आई रूल, जैसे आपको मैंने 10 12 आई रूल बताए हैं, फिर बाद में और कम करके 9 बताए। इनको तो प्लीज मत भूलिएगा, ये बड़े जरूरी है। जैसे आपको नॉर्मल कहेगा कि आई रूल 35 किससे रिलेट करता है, तो डेंजर नोटिस 28 बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज है, लो, हाई, मीडियम, एक्स्ट्रा, ये हो गई। लो ये कह देगा जी 250 तक, मीडियम 250 600, हाई फिर
6,611, फिर 33। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई, ये याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे 54 में देखो 2 सवाल बढ़िया से याद करवाता हूं। वोल्टेज वेरिएशन, तो बेटा हम लो में 6 मानते हैं, फिर हम लोग 9 और 6 उल्टा बोल दे, और फिर 12.5 और 10। तो दोस्त ये याद रखो ना। फिर देखो ये तो हमारा वोल्टेज वेरिएशन था। वोल्टेज ड्रॉप जो रखा है ना, वो बड़ा क्लियरली कहा है कि वोल्टेज ड्रॉप ±3% से ज्यादा नहीं, मतलब वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज्यादा नहीं। 55 में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का ±3% बोल दिया जी, मतलब इतना वेरिएशन है जो बर्दाश्त किया जा सकता है। ये वो आई रूल है दोस्त जो रिपीट होने वाले हैं। अभी हमने 77 भी बताया, अभी 79 80 भी बता दिया आपको, 90 हमने कहा ये अर्थिंग वाला है जी, 35 भी बता ही दिया तुम्हें, 39 भी बता ही दिया तुम्हें, 49 48 49 भी लिखे इससे है बेटा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है। अगर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो जरा ध्यान से एक बार फिर से पूरा पावर सिस्टम पर नजर डलवाऊं तुम्हारी। हाइड्रो में हम लोग एक डैम बना रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है, उसके बाद पानी फ्लो करता है जी। ऊपर हम एक सर्ज टैंक भी बनाते हैं जी, है जी। सर्ज टैंक हमारा टरबाइन के साइड पर लगा होता है जी। उसके बाद पैन स्ट्रोक में काइनेटिक एनर्जी में ऊर्जा बन जाती है जी। उसके बाद आती है टरबाइन, टरबाइन बना देती है। हाँ थकान लग रही है मुझे पता है, मुझे भी थकान लग रही है, लेकिन क्या करें, जा जल्दी से भाग, कभी हमें नहीं देखोगे तुम सोते हुए। हाँ जी, उसके बाद टरबाइन चलती है बेटा, स्पेसिफिक स्पीड NS बराबर N/P/H की पावर 5/4 है। फिर फॉर्मूला याद है ना तुम्हें कि 9.8 इंटू WQH जीटा और 10⁻³ किलोवाट लिखते हैं ना। तो इम्पल्स टरबाइन बोलो पेल्टन भी, रिएक्शन टरबाइन फ्रांसिस मीडियम हेड पे करेंगे। उसके बाद क्या प्लान है, लो हेड। प्रोपेलर हम 70 मीटर तक हम लगभग कर लेते हैं जी। तो ये तो कॉमन चीजें याद होनी चाहिए, है ना। जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो बहुत कॉमनली चीजें, कंट्रोल लोड बताओ जी, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से ना। कैडमियम और बोरॉन, मॉडरेटर और कांडो टाइम में भारी जल को लगाएंगे। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो 235 238 ठीक है, थोरियम 232 है जी। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 लेते हो, याद है ना दोस्त, यही तो है। हाँ 146 45 ठीक है, 235 238 में 92 घटाते रहो, बस बताते रहो। उसके साथ में हम लोगों ने कहा कि भाई नाभिक विखंडन है जी, रिएक्टर बनाना पड़ेगा। रिएक्टर में आपको रिफ्लेक्टर लगाने पड़ेंगे जिससे न्यूट्रॉन का लीकेज कम हो जाए जी। इसके बाद अपना हीट उत्पन्न होकर किस में जाएगी, हीट एक्सचेंजर में जी, है जी। हीट एक्सचेंजर के बाद में आप यूज कर रहे हो, देखिए हॉट मेटल कोल्ड मेटल, सोडियम को ड्यूटेरियम ऑक्साइड को आप हॉट मेटल के रूप में या मटेरियल के रूप में यूज करिए। हीट एक्सचेंजर में पानी वही है, गर्म अपना स्टीम बनेगी, अपना टरबाइन चलेगी जी। वही कंडेंसर, कंडेंसेशन दिखाई देगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो आप कहेंगे इनिशियली कॉस्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन रनिंग कॉस्ट हमारे डीजल और थर्मल से जी कम है। यहाँ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कोयले से और डीजल से जी कम है। साफ स्वच्छ भी उतना गंदा नहीं है, क्लीन है। क्लीनेस्ट तो हमारा फिर सबसे साफ स्वच्छ तो जी हाइड्रो है ना। उसके बाद फिर हम चले जी डीजल वाला, हमने कहा जी तो इमरजेंसी के लिए था, है जी, स्टैंड बाई पर रखे, इमरजेंसी कभी कभार पीक पर यूज कर लेंगे। थर्मल में हमने कहा जी समस्या ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है जी। उसके बाद वही है भाई, फ्यूल जो कोयला है हमारे इंडिया में बिटुमिनस टाइप मिलता है, वैसे होना चाहिए था क्या, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया है, फिर लिग्नाइट है, फिर हमारा पीट है। बॉयलर हमारे एक फायर है, एक वाटर ट्यूब है, तो वाटर ट्यूब हमारा बढ़िया है। उसके बाद जो स्टीम होगी उसमें नमी होगी। सुपर हीटर, सुपर हीटर यूज इसलिए क्या है क्योंकि बेकार गैसें बाहर जा रही थी, तो हमने कहा बेटा आप गर्म करके जाओगे इसे, है जी। तो गैसेस में जो भी अपने नमी थी उसको दूर कर दिया। उसके बाद हमने टरबाइन पर गए, टरबाइन पे हमने कहा जी जो वेस्टेज था वो कंडेंसेशन हुआ जी, वापस पानी में बदला। कंडेंसर में प्रेशर सबसे कम और सबसे हाई होगा फीड वाटर पंप में। उसके बाद इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से गर्म पानी होकर सीधा
बॉयलर में। अब बिना हवा की आग नहीं जल सकती, तो आपने फोर्स्ड ड्राफ्ट लगाया, ठीक है जी, एयर प्री हीटर, मॉइस्चर जो हवा में मॉइस्चर था उसे दूर करके, और ऊपर तुमने इंड्यूस ड्राफ्ट लगा के चिमनी दिखा दी। यही तो नॉर्मल व्यवस्था है हमारी। हमने कहा देखो जी, थर्मल एफिशिएंसी बराबर में बॉयलर गुणा टरबाइन एफिशिएंसी, और ओवरऑल हमारी थर्मल गुणा इलेक्ट्रिकल। अगर हाइड्रो में देखेंगे तो साइलेंट पोल यूज हो जाएगा, यही तो है। और अगर हम लोग सिलेंड्रिकल में हम लोग और न्यूक्लियर में हम लोग सिलेंड्रिकल लगाएंगे। अब हमने नाम क्या लिया दोस्त, हमने नाम लिया जी साइलेंट। अच्छा जी, अब देखो टाइम है ये, साइलेंट का जैसे ही नाम लिया तो दोस्त साइलेंट में पावर इक्वेशन को याद करो, है ना। ए छोटू, आंखें बंद मत कर, नींद आ रही है क्या? तो अरे वो छोटू बीच में झटका ले रहा था क्या? हाँ, अब देख रहे तुझे तो मैं ऐसे उठा सकता हूं, बता रहा हूं। हाँ बोलो जल्दी से। वी ई एफ बाई ये एक्साइटेशन पावर आई, ये रिलक्टेंस पावर आ गई, है ना। रिलक्टेंस पावर के कारण मोटर में रिलक्टेंस टॉर्क होगा। अब मान लिया आपको ये कहें कि यार देखो एक्स डी और एक्स क्यू बराबर आ जाए, तो ये अब ए भाई अब ये सिलेंड्रिकल बन जाएगा यार, क्योंकि ये रिलक्टेंस पावर आ गई शून्य। कब, किस एंगल पर मैक्सिमम, ये किस पर, अगर साइलेंट पोल में पावर की बात करें तो डेल लेस देन 90 पर। सिलेंड्रिकल में दोस्त याद रखना, अगर आर ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जनरेटर की बात करोगे तो डेवलप के लिए, ठीक है, और आउटपुट ये आर ए बराबर 0 पर, बोल जल्दी से भाई, अरे यही तो है, P बराबर वी ई एफ बाई साइन डेल, ये था हमारा। अब हमने जनरेटर सोचा यार, जनरेटर अच्छा जी ठीक है, समांतर की कंडीशन बोलो तो सेम फेज सीक्वेंस, सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी। आपने कहा जी तरीके भी थे, तो एक था हमारा 3 ब्राइट लैम्प मेथड, आपने कहा तीनों एक साथ जले तीनों एक साथ बुझे। फिर हमारा 2 ब्राइट लैम्प मेथड था, आपने कहा ऐसे भी हटाओ, ये नहीं आता पेपर में, सिंक्रो इसको पूछता है, वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। फिर तुम्हारे थोड़ा दिमाग में है जी आर्मेचर रिएक्शन भी था सर इसमें, तो भले ही पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है यार, आर्मेचर रिएक्शन यही तो था। तो आपने जनरेटर में सोचा, देखो जी जब थीटा या एंगल जो फेज एंगल है हमारा फाई बराबर 0, इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, इसका मतलब क्रॉस, और फाई बराबर 90 लैगिंग का मतलब 0 पावर फैक्टर लैगिंग, डीमैग्नेटाइज्ड और ओवर एक्साइटेड। अच्छा, लीडिंग पे मैग्नेटाइज और अंडर एक्साइटेड। इसके बाद हम मोटर में गए, हमने कहा मोटर में अगर लीडिंग है तो बोलो जल्दी से, डीमैग्नेटाइज्ड और ओवर एक्साइटेड। तो हमने सोचा जी मोटर है, अगर मोटर को हम ओवर एक्साइटेड मोड में चलाएं तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, और इसी के शाफ्ट पे कोई लोड ना जोड़े, तो हम पावर फैक्टर करेक्शन में इस्तेमाल किया करते, और यही है सिंक्रोनस कंडेंसर। अब पावर फैक्टर का नाम आ गया कि सर पावर फैक्टर का जब नाम आया तो पावर फैक्टर का मीनिंग क्या है, तो दोस्त देखो cos फाई लिखते हो R बाई जेड। कुछ बच्चे अभी भी इतना पढ़ाने के बाद अभी भी कलाकारी ये करेंगे कि R का मान 1/G और Z का मान 1/Y, तो Y/G, अरे गलती नहीं करना, G/Y, और वाट बटे V। पावर फैक्टर का जैसे ही नाम आया तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि सर देखो उच्च पावर फैक्टर के फायदे हैं। तो आपने कहा जी मशीन का साइज कम होगा, लॉसेस कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़िया, एरिया कम, वॉल्यूम कम, नॉर्मल चीजें है ना। अच्छा जी, अब पावर फैक्टर के एडवांटेज, आपने कहा जी पावर फैक्टर का जब नाम लिया तो लो होने के कारण क्या, आपने कहा जी देखो इलेक्ट्रिक फर्नेस, डिस्चार्ज लैंप, इंडक्शन मोटर, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार। कैसे सुधारें, आपने कहा जी कैपेसिटर पैरेलल में लगाइए, हैं, सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में चलाकर लगाइए, या इंडक्शन मोटर में फेज एडवांसर लगाइए। हो गया ना रिवाइज, खत्म। फिर जब हम लोग मोटर के बारे में सोचे सिंक्रोनस मोटर, तो आपने कहा सर ये सेल्फ स्टार्ट ही नहीं है। आपसे तो नॉर्मल पूछता है कि स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग रखते हो, हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग कहाँ है,
रोटर डीसी सप्लाई से जोड़ के रखते हो, वही साइलेंट और सिलेंड्रिकल है। अब साइलेंट पोल में ही डैम्पर वाइंडिंग लगाने की सुविधा है, ये हंटिंग को कम करेगा, स्टार्ट करने में मदद करेगा। डैम्पर वाइंडिंग की मदद से ये इंडक्शन के तौर पे स्टार्ट हो जाएगा और बाद में सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे इंडक्शन का नाम आए तो आपको इंडक्शन के बारे में सोचो कि इंडक्शन तो हमारा एक सेल्फ स्टार्ट था ना, और हमने कहा जी 3 फेज वाइंडिंग तो हमने स्टेटर में लगाई थी, और स्टेटर में सर हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि KC बराबर कोस अल्फा बाई 2। सर हमने KD बराबर भी सीखा है, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन बीटा अपॉन साइन एम बीटा बाई 2। अच्छा जी, हमने कहा भाई KD का जो मान है 1 से कम है, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, और यहाँ पर शॉर्ट पिच के लिए KC का मान लेस देन 1 है। हमने कहा दोनों हार्मोनिक्स को कम करेगा लेकिन इंड्यूस EMF को घटा देगा, ये भी तो नुकसान है ना, हार्मोनिक्स को कम करना फायदा हुआ। अब हमें ये भी पता है कि भैया देखो अल्फा बराबर पाई बटे एन सीखा हमने, और बीटा का मान 180 इंटू पोल्स अपॉन स्लॉट्स लिखा। भाई एक बात बताऊं, भाई हमारे बच्चे भाई नींद से बहुत टूटे, भाई अति मचा रखे बिल्कुल ना। अबे तो किसने कहा था 20 रोटी खाने को भाई? 1-2 दिन कम खा लो, है 1-2 कम खा ले यार, 1-2 दिन के लिए थोड़ा कम रख लो डाइट को। ये बिल्कुल नींद से ऐसी है, इसने 3 बार जैसे 2 पैक लगा के आ रखा हो ना, और मैं नहीं कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, पूछ लो उससे। अब ये तो जरूर है कि इस डोज से आधे घंटे की नींद उतर गई, अब नहीं आती इसे। तो इंडक्शन में हम स्लिप सीखते हैं, स्लिप एस बराबर NS माइनस एन अपॉन NS, यही तो सीखा हमने। अच्छा जी, इसके बाद हमने n बराबर 1 माइनस एस इंटू NS का। देखो हमने कहा जी ठीक है, ये अगर फॉरवर्ड स्लिप है तो नॉर्मल स्लिप की रेंज 0.04 0.03 है। हमने कहा जी SB बैकवर्ड में 2 माइनस एस पढ़ क्या है, FR बराबर S इंटू एफ पढ़ा है। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, टॉर्क पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो टॉर्क है वो करंट के स्क्वायर के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सभी मशीन में टॉर्क बराबर P अपॉन एंगुलर स्पीड आती है, ठीक है जी। अगर RPM में हो तो हम रेडियन पर सेकंड में 2 पाई n अपॉन 60 आसानी से बदल सकते हैं जी, RPM को रेडियन पर सेकंड में। जब हमने टॉर्क लिखा, फुल लोड टॉर्क ही हमारा TMD भी होता है दोस्त, TG बराबर TMD बराबर TFL, ये एक ही बीमारी है। तो 1 अपॉन ओमेगा एस V1 स्क्वायर अपॉन R2 बाई एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस। हमने कहा एस टी मैक्स बराबर R2 बाई एस, और टी मैक्स बराबर 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू V1 स्क्वायर अपॉन X2, खत्म। हमने कहा देखो रोटर के रेजिस्टेंस से टी मैक्सिमम सर चेंज नहीं होता, लिखाया, लेकिन स्लिप का मान चेंज होता है। रोटर में रेजिस्टेंस को बढ़ाइए तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, और भैया जब R2 बराबर X2 हो जाए तो उस समय शुरुआत में ही हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। अब उस R2 से ज्यादा यदि आपने बढ़ाया तो मोटर जलने का पूरा चांस है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन हम लोग उसे रखते हैं जो हमारा लोड लाइन और जो विशेषता जो हम बनाते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। अगर हम नॉर्मली ऑपरेटिंग रीजन में बात करें तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप लिखा, स्टार्टिंग में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ब्रेकिंग में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप लिखा है, ये खास है, ये जड़ है दोस्त, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आपने कहा हाँ जी ये तो हमें थोड़ा चीजें याद है। अब IST या TST बटे TFL जो आप निकालते थे बराबर में IST अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL, ये लिखते थे। अब इसने कहा भाई स्टार्टर था, अरे दोस्त डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को 5 हॉर्स पावर छोटे के लिए इस्तेमाल करिए, ना तो इसमें टॉर्क कम होना ना ही इसमें करंट कम होना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग पॉइंट x स्क्वायर है, तो सिंपल x स्क्वायर इंटू IST अपॉन IFL स्क्वायर इंटू SFL। दूसरी चीज हमने कहा जी स्टार डेल्टा, भाई देखो 1/3 टॉर्क हो जाना है डॉल के कंपैरिजन में, और करंट भी 1/3 हो जाना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे 15-20 हॉर्स पावर से ज्यादा के लिए, और स्टार डेल्टा को आप 15 हॉर्स पावर, कभी कभी हम लोग 17, 18, 20 तक मैक्सिमम हद है कर सकते हैं जी। तो 15, 17, 18, 19, 20 कभी ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा इस रेंज में। ये हमारी स्टार्टर की कहानी। क्या हमने ये सीखा है TFL अपॉन T मैक्स, अब बराबर में
2s st max अपॉन s स्क्वायर प्लस st max, सीखा है ना, टी एस टी अपॉन टी मैक्स, 2s t max स्क्वायर प्लस अपॉन में 1 प्लस st max का स्क्वायर। विशेषताएं खींचनी है हमें इंडक्शन की, तो हमें विशेषता भी हमने खींची। हमने कहा जी देखो ns तभी बदलेगा जब f बदलेगा या p बदलेगा, ठीक है जी। पोल चेंजिंग मेथड में बिलो बेस स्पीड और ns का लेवल बदला, ठीक है जी। फिर हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पढ़ा, टॉर्क चेंज किया क्या? नहीं होता। वेरिएबल पावर, और जब हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पढ़ा तो टॉर्क चेंज हुआ है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अबाउ सिंक्रोनस स्पीड। जब हमने रोटर इंजेक्शन मेथड पढ़ा, जब हमने एडिटिव पोलैरिटी की सप्लाई को दिया तो अबाउ सिंक्रोनस, सब्ट्रैक्टिव में बिलो सिंक्रोनस। ब्रेकिंग की बात करें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जब एस लेस देन या एस हमारा निगेटिव हो जाए तो मोटर हमारा जनरेटर के तौर पे काम करेगा। प्लगिंग में सबसे ज्यादा हमें ब्रेकिंग टॉर्क मिल जाता है। दोस्त हम लोग ये कहते हैं नहीं वो डीसी में रहे, इंडक्शन की बात चल रही है, किन्हीं भी 2 सप्लाई टर्मिनल को बदलने से इंडक्शन मोटर के चलने की दिशा बदल जाती है जी। ये चीजें आपको इस तरीके से हमने रिलेट करते हुए अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी दोस्त। जैसे ये नॉर्मल चीजें हैं। कल ही हम लोग जैसे सैडिड पोल पढ़ रहे थे, तो सैडिड पोल में हमने की पॉइंट हमने कहा जी अब टाइम थोड़ा ना है बनाने का, भैया अब कुल मिलाकर इसके चलने की जो दिशा है उसे बदल नहीं सकते, अनसैडिड से सैडिड की तरफ चलाएंगे जी। देखो टॉर्क कम, लॉसेस ज्यादा, दक्षता कम, पैसा भी कम है यार, पावर फैक्टर भी कम है। हमने रिलक्टेंस देखा ना, हमने रिलक्टेंस कहा जी सिंक्रोनस मोटर है, पढ़ा भाई। हमने कहा देखो इसका पावर फैक्टर कम है क्योंकि रोटर हमने जो बनाया ना इसमें एयर गैप बहुत ज्यादा है। रिलक्टेंस टॉर्क हमने देख लिया जी 45 पर मैक्सिमम था, है ना। क्लॉक के लिए, टाइमर्स के लिए, इनके लिए बढ़िया माना गया है। अब इसी से हमने हाइस्टेसिस बनाया। हमने कहा जी रोटर के ऊपर क्रोमे स्टील, कोबाल्ट वेनेडियम, यानी जिसकी हाइस्टेसिस लूप बड़ी बनती हो, फेवरेट है, नॉइजनी है, तो साउंड क्वालिटी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करो ना। टेप रिकॉर्डिंग जो साउंड आप जो जहां मिक्सिंग का काम होता है, ठीक है जी। एक हम लोगों ने पढ़ा है स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर दोस्त 3 प्रकार का है, एक वेरिएबल रिलक्टेंस, एक हमारा परमानेंट और एक हमारा हाइब्रिड। इन दोनों को यूज करिए। देखिए स्टेप एंगल बराबर में 360 बटे नंबर ऑफ स्टेप, कितने स्टेप कटे हैं 360 देवी है। बेटा तेरी साथी कहाँ है, सहेली कहाँ है? अटो ढियाडियो, हो वेरी गुड। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। हाँ सबका साथ नहीं, हमारा साथ, मेहनत करने वालों का विकास, बड़े क्लियर है। ये तो उन्हें तो वोट लेनी है नारा लगा के, हमें वोट थोड़ा ही लेनी है कि नहीं भाई? भाई हम तो देखो उसी के काम आएंगे जो मेहनत करेगा। क्यों भाई तेवतिया जी, चुनाव लड़वाएंगे हम तेवतिया को। हाँ और क्या, कम से कम 2-4। देखो हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो यही बढ़िया लगता है। बुढ़ापे तक अपना धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे हमारे। लेकिन बढ़िया, वेरी गुड। आज तो इसने, लेकिन इसने दिल खुश कर दिया बिल्कुल। आपसे 1 लाख पीछे था, बोल रहे थे वो 1 लाख पीछे था सर आपसे, लेकिन सर इस समय 1 लाख आ गए सर, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। अरे कोई, हम सोचते हैं सर का चैनल आगे होना चाहिए, मतलब 5 लाख 7 लाख होना चाहिए सब्सक्राइबर। अब नहीं आएगा। नहीं हटवा दिया हमने भाई। हम बोले भाई हम बड़े लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहते भाई, हमें हटाओ। हमने ट्राई किया, एडवर्टाइजमेंट पर्पस से हमने ट्राई करके देखा,
लेकिन उन्होंने तो हमारी वाट लगानी शुरू कर दी है जी। हमने कहा यार बच्चों से आप 200-300 रुपये महीना लीजिए तो जेनुअन है, इन तो 12,000 में बेचना शुरू कर दिया। और हमें, ये हमारे बहुत पुराने वीडियोस थे, तो हमने कहा नहीं यार ना, हमें खुद में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा 2019 में पेपर का लेवल डिफरेंट था दोस्त, है। हाँ, इनको ये बोलते कि ठीक है, मैं जो आपने क्या बोला उन्हें? अच्छा, मतलब उन्होंने मेरी तारीफ की, वेरी गुड। नहीं, लेकिन हमारा दिल नहीं माना दोस्त। उन्होंने हमें कहा कि हम आपको कुछ अमाउंट देंगे, हमने कहा ठीक है, हमारा कुछ खर्चा निकले। और हमारे से ये हुई थी कि 300 रुपये 299 या 300 पर मंथ हम लोग बेचे। हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30-40 जितना इंटरनेट निकल जाए और क्या देना था उन्हें। पुराने थे, हमने कहा कि बच्चा वहां देखेगा तो जुड़ेगा, लेकिन फिर हमारा दिल नहीं माना। उन्होंने वही चीज को 10,000 में प्रमोट किया, तो हमारे दिल में ये था कि नहीं यार, 10,000 तो देखो इसका अब नहीं है, क्योंकि वो 2019 का कंटेंट था, तो इसे पढ़ के कहाँ काम चलेगा। तो हमने कहा भाई हमें यहाँ से टाटा बाय बाय करो, हमारा हिसाब किताब नहीं चलेगा भाई। ये कॉर्पोरेट जो लोग है ना, उनसे हमें डर लगता है, क्योंकि ये जब फंसाते हैं ना, अब हमारे पास तो बेचारा कोई वकील बना है भाई कि कोर्ट में केस जाके लड़ लेगा, हमारे पास तो ये भी नहीं है। अपने कॉर्पोरेट के जो इनके रूल्स रेगुलेशन बॉन्ड ये बड़े स्ट्रांग होते हैं फिर, हैं। अरे छोड़ोगे अब तुम ये पढ़ने का कुछ मौका देते हो? अब ऐसे कोर्स क्या कर गया, ऐसे तो हमें बहुत मिलता है कि भाई ये पैसे दे दो ले लो, क्या करना है ऐसे का। हाँ, जो तुम बोल रहे हो ना, रियली में बता रहा हूँ, कुछ चीजों को भूलो और आगे बढ़ो। हमने कहा ना लाइफ में, ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम पेपर देने भी जाओगे, हमें ना लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। मतलब मेरा अनुभव ये कहता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको जीवन में हमेशा, एग्जाम में भी दोस्त, हमें अपनी प्रायोरिटी सेट ये करनी पड़ती है कि हमें करना क्या है। और जिस इंसान की प्रायोरिटी वो सेट नहीं है, मैं उनको भी बहुत अच्छा मानता हूं जो लोग ये प्रायोरिटी सेट करे कि मुझे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर के रूप में पहचान बनानी है। मेरी नज़र में गलत नहीं है, रियल में बहुत मस्त है, कम से कम कुछ सेट तो है ना, उसकी प्रायोरिटी क्लियर है। हमें उन लोगों से भी ऐतराज नहीं जिनकी प्रायोरिटी ये हो कि हमें 10,000 करोड़ कमाने हैं, या सबको अधिकार है तरक्की करने का, लेकिन उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है नहीं, हमारी ये प्रायोरिटी है रियली में, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ और जो हमारे गुरुजन भी सोचते हैं, कि जिसमें सब चीजें स्मूथली चले, बिंदास, एकदम मजेदार। इतना तो आए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाए और हम उधारी मांगे, भाई आकाश जरा 10,000 तू दे तू दे तू दे। ये नोटंकी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत आ जाए उससे खुद लड़ सके। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र आगे बढ़े तो ऐसे अध्यापक के रूप में पहचान हो कि बच्चा कुछ समझे, कुछ माने, और वो दिल से रेस्पेक्ट करे। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे, तो वो वहां कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो जो तुम बात कर रहे कि 2 लाख आगे हो गया, 3 लाख आगे, और छोड़ो। अरे आपके अंदर जो पोटेंशियल है सर, वो उनके अंदर नहीं, फिर भी सर वो आगे देखो, हमें ये भी देखो, ये हमें एक चीज और भी पता है, हम बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं दोस्त जो खुद में बच्चे को कभी समझ नहीं आएंगे, रियली में बता रहा हूं। जैसे कुछ लोगों ने, हमने जब ये विक्रांत बैच स्टार्ट किया ना, कुछ लोगों ने हमें तब भी संदेह की दृष्टि से देखा, और वो हर इंसान संदेह की दृष्टि से देखेगा जिसके खुद दिमाग में खुरापाती हो। तो लोगों को ये लगा, कुछ लोगों ने बोला भी कि तुम्हें बस 15 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद रमन सर कह देंगे मेरी तबीयत खराब है, छुट्टी ले लेंगे। अब इन्हें पता नहीं है कि भाई देख, हमारा काम तो ये है, हम लहसुन खाने वाले आदमी है जी। तो मैंने कहा यार ऐसे ही कोई, अब बीमार होने का हम ये थोड़ा ही कह रहे कि हमें पता है, कोई बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ हाथ में चोट लग जाए, वोट लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आदमी क्या करेगा। लेकिन हमने बहुत वर्स्ट कंडीशन में करके दिखा रखा है, और इसका प्रूफ हमारा दोस्त ये हाथ है। तो हमने 3 मैराथन 6-6 घंटे की साथ की स्थिति में ले रखी है। अब उन लोगों को हमें नहीं, हम क्यों जवाब दे।
हमने करके दिखाया। आज हम विक्रांत बैच में 273 घंटे की क्लास ले चुके हैं, जहां लोग 273, जिन लोगों ने कमिटमेंट किया था ना, ले लो 1500 का कोर्स और कंप्यूटर का 300 का ले लो, इसका ये ले लो, साला सब्जी मंडी बना रखी है, लौकी ले लो, तोरी ले लो, आलू भिंडी, वो लोग अब तक नहीं करा पाए। और हमें 4 दिन में बस मेजरमेंट करवा के और एक बार रिवीजन अब हो गया हमारा, और हम खुलेआम चैलेंज करेंगे उन लोगों को कि भाई अब तुम्हारा पेड वाले की क्या हालत है, हमने तो निपटा लिया। ये हमारा सेशन 20 तारीख को है आप लोगों के साथ में, अपना आराम से। अब हमने कहा ना 3 चीजें स्टार्ट करेंगे। जो हमारे एसएससी के विद्यार्थी वो एसएससी में धमाल मचा के आएंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, हमारी मेहनत और उनके माता पिता के सपने और आशीर्वाद साथ चलेंगे सिंक्रोनाइज्ड होके। तो हमें ये पता है कि बहुत अच्छा करके आएंगे। जितने बच्चे यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो कम है लेकिन दिल से है। 98% लोग दिल से है, 2% तो मिलते भी है ना। भले ही इसका दिल थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन जुड़ा हुआ ये भी है। मतलब इसके दिल में बाकी कुछ और है, लेकिन हम भी है ये। अरे नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब सर आप हो ही नहीं। बोल रहे सर सिर्फ आप है और कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी तो ये मैं इनके ये जितने भी बैठे ना, जैसे अभी जो नए बच्चे आए हैं, जो अभी पिछले महीने आए हैं, उनसे भी थोड़ा टाइम लगेगा सिंक्रोनाइज होने में। लेकिन आपके जितने पुराने हैं, एक एक रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, तुम्हारा आपस में डिस्कशन क्या होता है, किस लेवल की बात होती है, तुम भूल जाते हो कि हम भी तो आप ही के जैसे हैं। तो जो माइंड सेट है वो एक ही तो जैसा है, और अब वही तो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप वही सोच पाए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अब जमाना कोई भी हो। हाँ, ये देखो नहीं मैं, अरे तुमने, मैं इसका कहने का बहुत मतलब समझता हूँ, बहुत डबल मीनिंग बातें करता है ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब मशीन के जितनी चीजें हैं, जितने आप लोगों को लिखाए हैं, एक तो जो लोग पेपर हॉल में जाएंगे, इसी उत्साह के साथ पेपर हॉल में एंटर करना है। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, इस मोमेंट को याद करना है, एग्जाम हॉल में जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर दर्द हो रहा है, मालिश करें, डिस्प्रिन नहीं, मालिश करें, या हमारे साथ चलना, जो हमें एक्सरसाइज करवाता है वो थोड़ी देर तुम्हें भी करवाएगा, है जी, है पास में ही है उधर। आज तो पूरी हो गई है, अब 20 डेज की अलग कुछ है। दूसरी चीज है, जैसे हमने बेसिक पे बात की है, तो यहां से जाते ही बेसिक को और एक बार अच्छे से देखना है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन है उसे अपना स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट वाली का जो क्लास है, ये अब इन बच्चों को मैं कहूंगा, जो विक्रांत बैच के ये बच्चों को मैंने जोड़ा हुआ था, उनको कहूंगा कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे।